हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियों से संबंधित। अधिकतर एग्जामों में अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि एक छोटे लेवल के एग्जाम में बल्कि एक बड़े लेवल के एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम अनुसूचियों को कवर करने वाले हैं डिटेल में और लगभग 30 या 40 क्वेश्चन भी करेंगे अनुसूचियों के ऊपर। तो आप सभी का काम है वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना, एंड तक देखना और एंड में क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाना, जिससे पता चले कि आप पर क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स पे टॉपिक आता है वो लास्ट तक वेट करें, जब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएं तो वो क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर लगाएं एंड में कि उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को इसके नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर मैं नोट्स डाल देता हूं लेक्चर के तुरंत बाद। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं अनुसूचियां। अनुसूचियों में जो सबसे पहली अनुसूची है उसमें क्या वर्णित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अनुसूची प्रथम जो है, हमारी पहली अनुसूची जो है उसमें क्या वर्णित है। तो हमारे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन देखने को मिलता है वो हमारी प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है। हमारे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली व चंडीगढ़ के बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो किस अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा अनुसूची फर्स्ट। ठीक है, सेकंड अनुसूची देखते हैं। सेकंड जो अनुसूची है उसमें संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, राज्यपाल आदि ऐसे पदों जो संवैधानिक पद हैं, जैसे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों आदि के वेतन के बारे में जो वर्णन देखने को मिलता है, इनका वेतन कितना होगा, इनका भत्ता कितना होगा आदि के बारे में हमें जो देखने को मिलता है वो अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। जो हमारी अनुसूची 3 है, जब आदमी को वेतन मिलने लगेगा तो वो क्या करेगा, वो शपथ लेगा अपने पद की, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है तो अब शपथ लेगा। तो हमारी अनुसूची 3 यही कहती है जो हमारे संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो मुख्यमंत्री, सभी ऐसे संवैधानिक पदों के शपथ के बारे में वर्णन हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है हमें अनुसूची 3 में। ठीक है, तो आप अनुसूची 2 व अनुसूची 3 को एक साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में संवैधानिक पदों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जहां पर अनुसूची जो 2 है वो कहती है कि हमारे संवैधानिक पद जो हैं उनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, वो अनुसूची 2 में देखने को मिलते हैं, जबकि उनके शपथ के बारे में अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। तो आप अनुसूची 2 व अनुसूची 3 को एक साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या कहती है। तो अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, ये कहती है हमारी अनुसूची 4। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा की सीटों का वर्णन। राज्यसभा की सीटों का वर्णन किस प्रकार होगा, ये कहती है हमारी अनुसूची 4। अनुसूची 5 देखते हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को आप एक साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जाति और जनजातियों से संबंधित है। जहां पर अनुसूची 5वीं हमारी कहती है कि जो हमारी जाति और जनजातियां होंगी उनके प्रशासन के बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार किस प्रकार हमारी जाति और जनजातियों के प्रशासन को संभालेंगी, इसके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो हमें अनुसूची 5 में देखने को मिलता है। जबकि अनुसूची 6 कहती है कि 4 राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन जो हमें देखने को मिलता है वो अनुसूची 6 में देखने को मिलता है। फिर से रिपीट करता हूं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को आप एक साथ याद रख सकते हैं। किस प्रकार, अनुसूची 5 कहती है हमारी कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन, यानी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार जाति और जनजातियों का प्रशासन संभालेंगे, इसके बारे में हमें वर्णन जो देखने को मिलता है वो हमें अनुसूची 5 में देखने को मिलता है। जबकि अनुसूची जो 6 है हमारी, उसमें देखने को मिलता है कि हमारे 4 राज्य जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम आदि के बारे में जो जाति और जनजातियां रहती है उनके प्रशासन के बारे में सरकार किस प्रकार उनका प्रशासन करेगी, इस बारे में हमें जानकारी जो देखने को मिलती है वो अनुसूची 6 में देखने को मिलती है।
आइए एक एक को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में हमने क्या देखा था कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें वर्णन जो देखने को मिलता है वो अनुसूची प्रथम में देखने को मिलता है। जो अनुसूची सेकंड है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमारे संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के पदों के वेतन के बारे में, उनके भत्ते के बारे में देखने को मिलता है हमें अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में वहीं पर हमें देखने को मिलता है जो हमारे संवैधानिक पद हैं उनके शपथ के बारे में। ठीक है, वो शपथ किस प्रकार लेंगे, उनकी शपथ की प्रक्रिया क्या होगी, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, इसके बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है अनुसूची 3 में देखने को मिलती है। उसके बाद हमने अनुसूची 4 को देखा। अनुसूची जो 4 है हमारी वो बताती है कि राज्यसभा में किस प्रकार सीटों का आवंटन होगा, सीटों के वर्णन के बारे में जो हमें देखने को मिलता है वो अनुसूची 4 में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुसूची 5 व अनुसूची 6। अनुसूची 5 व अनुसूची 6 को आप एक साथ याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों जाति और जनजातियों से संबंधित है। सबसे पहले 5वीं अनुसूची को देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची कहती है कि हमारी जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में वर्णन, यानी सरकार किस प्रकार जाति व जनजातियों के प्रशासन को संभालेगी, इसके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो अनुसूची 5 में देखने को मिलता है। जबकि जो हमारी अनुसूची 6 कहती है वो कहती है कि हमारी 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो हमारी जनजातियां रहती है उनके बारे में, प्रशासन के बारे में कि सरकार किस प्रकार उनका प्रशासन करेगी, इस बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है अनुसूची 6 में। तो हमने ये पढ़ा अनुसूची जो 6 ही हमारी शुरुआत की 6 अनुसूची को हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची क्या कहती है। जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो कहती है कि हमारी जो 3 सूचियां पढ़ी होंगी आपने, कौन कौन सी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो हमारी राज्य सूची होती है इसमें जो विषय होते हैं जैसे पर्यावरण का विषय है, ठीक है ना, नदियों का विषय है, इन सभी विषयों पर जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है राज्य सूची। वहीं पर जो हमारी संघ सूची है उसके जो विषयों पर कानून बनाया जाएगा वो केंद्र द्वारा बनाया जाएगा। जो कि हमारी समवर्ती सूची है इसके विषयों पर जो कानून बनाया जाएगा वो राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता हमारी केंद्र को दी जाएगी, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जब समवर्ती सूची पर कानून बनाया जाएगा। आइए देखते हैं इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं कि जो हमारी राज्य सूची है उसमें जब संविधान बना था तो कितने विषय थे। जब संविधान बना था तब राज्य सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। जब संविधान बना था तब राज्य सूची में 97 विषय, लेकिन वर्तमान में कितने, 100 विषय हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा यहां से कि राज्य सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो आपका आंसर होगा 100 विषय हैं वर्तमान में। और जब संविधान बना था तब कितने विषय थे, तब हमारे 97 विषय थे। आइए इसी प्रकार देखते हैं हम संघ सूची को, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। तो संघ सूची में हमारे जब संविधान बना था तब 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। जब हमारा संविधान बना था तब 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं हमारे संघ सूची पर। नेक्स्ट हम देखते हैं समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों का होता है। उसमें जब हमारा संविधान बना था तब 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 52 विषय हैं। वर्तमान में कितने, 52 विषय हैं। तो यहां से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों का होता है उसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आपका आंसर होगा उसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितने विषय थे, तब उसमें 47 विषय थे। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में हर एक स्टूडेंट लगभग जानता है। इसमें भाषाओं के बारे में वर्णन है कि हमारी भाषाएं कितनी है, इस बारे में हमारी वर्णन है किसमें, अनुसूची 8 में। तो पूछ सकता है कि बहुत बार पूछा गया है, पूछ नहीं सकता, बहुत बार पूछा भी गया है कि भाषाओं के बारे में वर्णन हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा अनुसूची 8 में। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी कुल भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित थी, तो आपका आंसर होगा तब कुल 14 भाषाएं इसमें वर्णित थी। कितनी, 14 भाषाएं। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी, 22 भाषाओं का वर्णन है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है, 9 के बाद जो अनुसूचियां हैं वो हमारी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। जैसे कि 9वीं अनुसूची जो थी हमारी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं।
और उसमें जोड़ा क्या गया था, तो भूमि सुधार व्यवस्था जोड़ी गई थी। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि 9वीं अनुसूची हमारी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि प्रथम संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, तो आपका आंसर होगा भूमि सुधार व्यवस्था जोड़ी गई थी। भूमि सुधार व्यवस्था जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारी जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, तो दल बदल जोड़ा गया था। ये दल बदल क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था कि कोई हमारा सांसद है या विधायक है वो जीत जाता था, जो सरकार उस टाइम पर फेमस होती थी उसके द्वारा वो जीत जाता था। जीतने के बाद क्या करते थे, वो दल बदल कर लिया करते थे, यानी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते थे। जब दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते थे तो उसका बहुमत ज्यादा हो जाता था, लेकिन जीते किसकी वजह से थे, जो दूसरी पार्टी थी उस वजह से जीते थे। तो इसी को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और संसद ने यह निर्णय लिया कि अब दल बदल को रोक दिया, दल बदल नहीं होगा। अगर दल बदल किया जाएगा तो उनकी जो जहां से वो चुनाव लड़े हैं जीते हैं वो खत्म कर दिया जाएगा। ये था उनका दल बदल। तो दल बदल किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है हमारा दल बदल। और किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची क्या कहती है। 11वीं अनुसूची जो है उसमें क्या जोड़ा गया, तो पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई है। कौन सी, पंचायती राज व्यवस्था। और कौन से वे संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो 73वां संविधान संशोधन था हमारा 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी हमारी 11वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को इसी वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 12। अनुसूची 12 जो कि हमारी लास्ट अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई थी। 1992-93 में जोड़ी गई थी। और इसके अंतर्गत नगर प्रशासन जोड़ा गया था, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, इस प्रकार के विषय जोड़े गए थे। इसमें कुल 29 कार्य क्षेत्र थे, जबकि नगर प्रशासन में कुल 18 कार्य क्षेत्र थे। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने 1 से 6 तक रिकॉल कर लिया था, अब 7 से 12 तक रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमारी 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची बताती है राज्य सूची, समृद्धि सूची और संघ सूची के बारे में। हमारी जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची पर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जबकि समृद्धि सूची पर हमारे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगी, लेकिन प्राथमिकता हमारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी राज्य सूची में जब संविधान का निर्माण हुआ था कितने विषय थे, तब 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। किसमें, राज्य सूची में। जो हमारी संघ सूची है जब संविधान बना था तब उसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। जो हमारी समृद्धि सूची है उसमें जब संविधान बना था तब 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। आपको ये याद रखना है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार व्यवस्था शामिल की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 10। अनुसूची 10 जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत दल बदल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत हमारी पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। इसी वर्ष 1992-93 में पंचायती राज को हमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं वो है 12वीं अनुसूची, जो कि हमारी लास्ट अनुसूची है। ये हमारी 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था, नगर प्रशासन जोड़ा गया था, यानी नगर पालिका और नगर परिषद ये जोड़े गए थे। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े हैं। आइए अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन करने से हमें यह पता पड़ जाता है कि एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। और क्वेश्चन करने से जो एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कितना भी रट्टा मार लो, कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे तो वो कॉन्फिडेंस एक ऐसा होगा जो आपको एक नई दिशा देगा आपकी तैयारी के लिए।
तो आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ मैंने खुद से ऐड की है। तो आइए उन्हें ही देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जो हमारी अनुसूचियां हैं उनके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है हर चैप्टर के बाद कि उससे आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि एग्जाम में हम कैसे अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और किस प्रकार हम खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है क्वेश्चन करना, वरना मैं क्वेश्चन ना कराऊं और मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन आपको क्वेश्चन कराने का यही फ़ायदा है, यही मकसद है कि इससे आपको जो आपके कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो तो क्लियर होगा, साथ में आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन देखने को मिलता है हमें, वो किस अनुसूची में देखने को मिलता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा अनुसूची फर्स्ट, यानी फर्स्ट अनुसूची में हमें ये देखने को मिलता है, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों की जनजातियां जो हैं, इनके प्रशासन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किस अनुसूची से मिलती है। तो आपका आंसर होगा अनुसूची हमारी 6ठी अनुसूची से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी बीच आप 5वीं अनुसूची भी याद रख सकते हैं। किस प्रकार कि हमारी 6ठी अनुसूची जो है वो 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, जनजातियों के बारे में जानकारी देती है। जबकि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची हमारी जाति व जनजातियों के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। दोनों जाति और जनजातियों से जुड़ी हुई है, इसलिए आप 5 और 6 को आसानी से याद रख सकते हैं। केवल 5 में यह डिफरेंस है कि इसमें नाम दिए हुए हैं 4 राज्यों के स्पेसिफिक, लेकिन जो हमारी 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची है, 6ठी में नाम दिए हुए हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची में कोई भी नाम नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी जाति और जनजातियां जो हैं उनके बारे में, प्रशासन के बारे में, सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, इनके बारे में जानकारी जो है वो 5वीं अनुसूची से मिलती है। तो आप 5 और 6 को एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक पदों के शपथ जो होंगी, संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे ऐसे पद जिनका अनुच्छेद हमें देखने को मिलता है वो कहलाते हैं सभी संवैधानिक पद। जिनका अनुच्छेद देखने को नहीं मिलता वो कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। मान लीजिए एक टीचर है, उसका कहीं पर अनुच्छेद देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो कोई संवैधानिक पद नहीं हुआ। संवैधानिक पद इस प्रकार होगा जैसे कि हमारे सीएम, पीएम, ठीक है ना, आर्टिकल 163, इस प्रकार के जो आर्टिकल हैं, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राज्यपाल, सभी का वर्णन देखने को मिलता है हमारे किसमें, आर्टिकल्स में। इसीलिए सब कहलाते हैं हमारे संवैधानिक पद। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक पद जो होंगे उनके शपथ के बारे में जो वर्णन है किस अनुसूची में है। संवैधानिक पद के बारे में, संवैधानिक पद जो हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं भारत में, उनके शपथ के बारे में कि उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, किस प्रकार शपथ दिलाई जाएगी, उनका वर्णन हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा 3rd अनुसूची, अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर होगा 7वीं अनुसूची। हमें 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन देखने को मिलता है। जो संघ सूची होती है उनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारा केंद्र सरकार का, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का। जबकि जो हमारी समवर्ती सूची होती है, इनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो हमारा केंद्र व राज्य दोनों का होता है। लेकिन अगर दोनों के बीच मध्यस्थता उत्पन्न हो जाए, यानी कोई भेदभाव उत्पन्न हो जाए, तो प्राथमिकता जो होगी वो केंद्र सरकार को ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है संवैधानिक पदों के वेतन के बारे में हमें वर्णन किस अनुसूची में देखने को मिलता है। तो संवैधानिक पद जो थे उनके शपथ के बारे में जो वर्णन था वो 3rd अनुसूची में था, वो 3rd अनुसूची में था। जबकि इनके वेतन के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है वो हमें 2nd अनुसूची में मिलती है। देखिए 2nd और 3rd को आप आसानी से एक साथ याद रख सकते हैं। देखिए ये 2nd और ये है 3rd, ठीक है। जब आदमी को पैसा मिलना शुरू होगा तभी तो वो शपथ लेगा अपने पद की। तो संवैधानिक पदों के वेतन के बारे में जानकारी हमें 2nd अनुसूची में, जबकि उनके शपथ के बारे में जानकारी हमें 3rd अनुसूची में देखने को मिलती है। तो आप 3rd और 2nd को एक साथ याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हमारा कि राज्यसभा की सीटों का मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किस प्रकार उनका आवंटन किया जाएगा, किस राज्य से कितनी सीटें हो सकती हैं, इन सभी का वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है वो किस अनुसूची में देखने को मिलता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। तो बताइए किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा अनुसूची 4। अनुसूची 4 में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है कि भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्था जो है हमारी, भूमि सुधार व्यवस्था जो है वो किस अनुसूची में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा अनुसूची 9। 9वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है भूमि सुधार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये संविधान में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और कौन सा संविधान संशोधन था ये आपको बताना है, कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये था हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में संविधान में जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जो है हमारी वो संविधान में जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत किस विषय को जोड़ा गया था, तो भूमि सुधार व्यवस्था को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वो है दल बदल। दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है, दल बदल हमारा किस अनुसूची से संबंधित है, जो हमारा दल बदल है वो हमारा किस अनुसूची से, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सा, 10वीं अनुसूची से संबंधित है हमारा दल बदल। दल बदल क्या होता था, पहले हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते थे और उनका बहुमत बढ़ा देते थे, जबकि जीतते किसी और की वजह से थे। तो इसी को देखते हुए हमारी सरकार और हमारे न्यायालयों ने ये निर्णय लिया कि अगर कोई अपना दल बदल करेगा तो वो जीता हुआ होगा, तो उसकी ये प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। ये था हमारा दल बदल। और दल बदल हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है नगर प्रशासन की मतलब नगर प्रशासन जो है हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है। नगर प्रशासन का मतलब है आप नगर पालिका, नगर परिषद, आपने देखा हो पौर, महापौर, ये सभी पद जो है हमें इनका वर्णन हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा वो मिलता है हमें 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में देखिए, 12वीं अनुसूची जो है ये भी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि फिर ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये हमारी जो 12वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत नगर प्रशासन है वो जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा ये था हमारा 74वां संविधान संशोधन। कौन सा, 74 संविधान संशोधन था हमारा, जिसके द्वारा हमारी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, 74वां संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा हमारी 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वो है पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में शामिल है। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारी किस में है, तो 11वीं अनुसूची में, क्योंकि गांव जो होंगे यानी हम गांव से किस में आएंगे, शहरों में आएंगे। तो पहले जब हम गांव में पहुंचे 11वीं अनुसूची में, उसके बाद हम किस में आए, शहरों में आए 12वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में हमारे पंचायती राज व्यवस्था है, और पंचायती राज व्यवस्था भी हमारी संविधान संशोधन के द्वारा किस में जोड़ी गई, संविधान में जोड़ी गई। तो क्वेश्चन यहां से फिर एक और बनता है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा हमारी जो ये 11वीं अनुसूची है ये हमारे संविधान में शामिल हुई। तो ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992, 1992। ये था हमारा 1992। इसके द्वारा हमारी पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया था। और कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया था, तो वो थी हमारी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं, वो है भाषाओं का वर्णन। जो हमारी लैंग्वेजेस हैं इनका वर्णन हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा अनुसूची 8 में हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है, 8वीं अनुसूची में। और इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी है, 22 भाषाएं हैं। अब क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो आपका आंसर होगा जब थी हमारी 14 और वर्तमान में हमारी 8। तो कितने, वर्तमान में हमारी 22, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब हमारी 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो कितनी भाषाएं ऐड हुई, 8 भाषाएं ऐड हुई। तो ये थे हमारे अनुसूचियां और उनसे संबंधित हमने क्वेश्चंस कवर किए। इस आपका काम है वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना, नोट्स को डाउनलोड करके लगातार पढ़ते रहना और चैनल पर रेगुलर बने रहना, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, आपके कोई नोट्स मिस ना हो। ठीक है, जो स्टूडेंट चैनल पर रेगुलर हैं वो इसी तरह रेगुलर बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।
ठीक है, उनका काम है वीडियो को शेयर करना, और चैनल तो उन्होंने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में ही फेसबुक पेज की लिंक है, फेसबुक पेज लाइक कर लें। ठीक है, आपको इससे क्या होगा, आपको इससे अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे, पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, जिससे कि आपको कम समय में आपको इतना अच्छा कंटेंट और इतना ज़्यादा कंटेंट मिल सके कि आपको वो कहीं ना मिले। तो यही हमारी कोशिश है। तो आप अच्छे से पढ़ना, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का काम है आप अच्छे से वीडियो को देखना, जितना मैंने कराया उसका रिवीजन करना, जितना मैंने पढ़ा दिया सबका रिवीजन करना, नोट्स डाउनलोड करके उन्हें फाइल फोल्डर में लगा के अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।